हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी घटना चक्र बुक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम अध्ययन करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त काल। गुप्त काल से जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे हम आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ये ऑप्शन है गुप्त काल। गुप्त काल है ये महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ बनवाया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुप्त काल से ही रहेगा। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। हमारा पहला क्वेश्चन था कि लौह स्तंभ है ये महरौली में, ये किसने बनवाया था, किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा क्या आंसर आया था? गुप्त काल। अभी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो किसने बनवाया, किस शासक ने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश ने बनवाया? तो वो था गुप्त काल। दक्षिण दिल्ली में किस साइड है? दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो गुप्त काल से। फिर हमारा क्वेश्चन था किस शासक ने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस पर किन की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है चंद्र नामक शासकों की विजय का उल्लेख। यह महरौली लौह स्तंभ है, इसमें उल्लेख मिलता है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समन्वित होने का ज्वलंत प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह शासक कौन है? गुप्त राजा थे, उनमें से विक्रमादित्य की जो पद है वो ग्रहण किया था, उस शासक का नाम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। वह चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने सबसे पहले जो राजा विक्रमादित्य की उपाधि है वो धारण की थी। और इन्हीं के द्वारा जो महरौली लौह स्तंभ है दिल्ली में ये बनवाया गया था, गुप्त काल से संबंध रखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य जो उपाधि धारण की जाती है उसके नाम से इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, या विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता था। इसकी माता का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? दत्त देवी था। इस काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस वर्ष या किस शासकों के टाइम को माना जाता है? तो गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल है, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए जाते थे और उन सिक्कों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, रुपयक। क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहने वाला है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? रुपयक। और सोने के जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाएगा कि गुप्त काल में जो सोने के जो सिक्के चलाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? तो हमारा आंसर आएगा जी दिनार। अगर बात करें चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रुपयक। किस काल में? गुप्त कालीन। और स्वर्ण युग काल इतिहास में किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में किसका राजकवि था? हरिसेन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो अशोक, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इस क्वेश्चन का अगर बात करें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का हमारा सही रहेगा, यह है समुद्रगुप्त का। और इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रयाग प्रस्ती है इलाहाबाद में, वहाँ भी हरिसेन से और समुद्रगुप्त से रिलेटेड वहाँ अभिलेख प्रयाग प्रस्ती में इनका उल्लेख मिलता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद जो प्रस्ती है उसमें लेख की रचना की है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के समकालीन कौन है? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेध करता है उसकी भी उपाधि है वो धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या है यहाँ से कि हरिसेन किसके समय में राजकवि था? तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ था समुद्रगुप्त से। और इस हरिसेन ने कौन से लेख की रचना की थी? और वो लेख की रचना की थी वो कहाँ मिलता है? हमें इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है वहाँ रचना मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और जो राइटर थे वो कौन थे? हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण पाती है वो धारण की थी और कविराज भी इनको कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि लिच्छवी द्व्योत्तर किसे कहते हैं? लिच्छवी द्व्योत्तर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? चंद्रगुप्त एक को, समुद्रगुप्त को, गुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। वह समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्व्योत्तर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। लिच्छवी द्व्योत्तर समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसमें लिच्छवी द्व्योत्तर लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनके समकालीन जो कवि राजकवि थे वो कौन थे? हरिसेन थे। और कौन सी उपाधि से इनको जाना जाता है? कौन सी उपाधि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम से जाना जाता है। और ये थे भारत का नेपोलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार, भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन सी, हुनों के द्वारा। जैसे ही हुनों ने भारत पर आक्रमण किया तो रोमन साम्राज्य के साथ जो संबंध थे वो टूट गए थे और व्यापार होना क्या था? वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8 हमारा है कि निम्न में से किनके जो सिक्के हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? कि सिक्के संगीत के प्रति उनका लगाव था तो किनके काल का है? गुप्त काल के। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसको सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? वो है समुद्रगुप्त। गुप्त के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 350 से 375 ईस्वी के कई युद्धों का सामना किया था, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण इतिहासकार कौन कहते हैं? विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सीएटी एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए कि भारत का नेपोलियन हर को पता है किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परंतु इसको भारत का नेपोलियन कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो हमारा आंसर आएगा विसेंट स्मिथ ने
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे ही नेपोलियन ने काम किए थे वैसे ही भारत में एक शासक है गुप्त काल का, वो है समुद्रगुप्त। उन्होंने क्या अभी तक कोई भी युद्ध हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए विसेंट स्मिथ ने कहा कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा विसेंट स्मिथ ने कहा था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। जैसे ही नेपोलियन काम कर रहा था वैसे ही भारत में कौन काम कर रहा है, समुद्रगुप्त काम कर रहा है, इसलिए इनको उपाधि दे दी गई कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे। गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो जारी किए जाते थे, तो कौन से थे, वो थे ऑप्शन ए, हमारा आंसर सही रहेगा सोने के। सोने को क्या कहा जाता था, सोने को कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था, दिनार। और चांदी को क्या कहा जाता था, रुपयक। क्या कहा जाता था, रुपयक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने की थी, गुप्त राजाओं ने। और क्वेश्चन बन सकता है स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके अभिलेखों में दिनार वही है। क्या थी दिनार, स्वर्ण को क्या कहा जाता था, सोने को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। नियंत्रित आकार और भार वालियों ने स्वर्ण मुद्राएं अनेक कई प्रकारों उप प्रकारों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। जो गुप्त संवत है ये कब शुरू किया गया था, अगर बात करें इस क्वेश्चन में 78 ईस्वी में कौन सा आया था, शक संवत आया था। और जो गुप्त संवत चला था वो चला था, हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा 319 ईस्वी में। और ये गुप्त संवत है किसके टाइम चला था, तो वो चला था गुप्त काल। और कौन थे शासक, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की जो राज्यारोहण होता है जब चंद्रगुप्त प्रथम का, उसी टाइम से क्या स्टार्ट होता है, गुप्त संवत शुरू होता है 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। किसकी है, इलाहाबाद स्तंभ है उसमें शिलालेख है, उसमें किसकी जो उपलब्धियां है, जीत है, उनके बारे में दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। कौन है कवि, हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विक्रिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्ति क्या है, पद्यात्मकता, बाद की गद्यात्मक है। पहली पंक्ति क्या है, पद है, दूसरी क्या है, गद्यात्मक है। यह संस्कृत के चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अभी हम एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कि समुद्रगुप्त का राजकवि या समुद्रगुप्त के समकालीन कवि कौन है, तो वो हो गए हमारे हरिसेन। हरिसेन। दूसरा होगा कि समुद्रगुप्त के बारे में जो उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है, इलाहाबाद के अभिलेख में मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो समुद्रगुप्त के समय है, जो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में उनकी जीत का जो वर्णन मिलता है वो किस का एक उदाहरण है, किस शैली का एक उदाहरण है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संस्कृत की चंपू शैली का एक उदाहरण है। और इसकी पहली पंक्ति क्या है, पद्यात्मक है, दूसरी क्या है, गद्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान है किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान ने भारत में
399 से 414 के बीच भ्रमण किया था। कब आया था फाहियान? 399 से 414 के बीच। और इस समय कौन था गुप्त साम्राज्य में? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम क्या होना आए थे? फाहियान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन थे? मेघदूत का लेखक कौन थे? मेघदूत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, कालिदास। भारत का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कौन है? कालिदास। भारत के शेक्सपियर से कौन है? कालिदास। गुप्तकालीन विभूति थे, इनकी प्रमुख कृतियां क्या थी? अभिज्ञान शकुंतलम। तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास। ऋतुसंहार और कुमार संभव या मालविकाग्नि मित्रम है या मेघदूत है या रघुवंश है, किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया कालिदास के द्वारा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, जो चावराक है ये क्या है? चिकित्सक नहीं थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वराहमिहिर थे, जो वराहमिहिर थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? तो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद। जो एक प्राचीन खगोलविद कौन थे? वो थे वराहमिहिर थे। और इनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमर भी कहा जाता था। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ क्या थे? जो खगोल शास्त्री थे उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ क्या थे? वृत्त संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये क्या थे? इनके ग्रंथ थे। और वृत्त संहिता में नक्षत्र विद्या, वंशपति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। इन्हें क्या कहा जाता था? वृत्त जातकता, लघु जातक की रचना भी की थी। वृत्त जातक है और लघु जातक की रचना भी इन्होंने की थी। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफा है ये किसके टाइम में हुई थी? तो ये इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था। किस टाइम हुआ था? दूसरी शताब्दी पूर्व, लगभग 7वीं शताब्दी तक चला था। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध किस काल से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफा का निर्माण कार्य है किस टाइम हुआ था? गुप्त काल से। और 16वीं 17वीं जो गुफा का संबंध है अजंता की में, उसमें किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज जो हमारे गुप्त काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस पुस्तक आशासी घटना चक्र जो पुस्तक है इसमें से हमने डिस्कशन की है। ये जो क्लास हमारी है सीईटी एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी साथ इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण भारत कल। और आज के इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।